हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग। जिस तरीके से पहले चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपका गॉस का नियम और उसका अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में, ठीक है, आपका एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम का प्रयोग करके हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला, अगर कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे R दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? कई बार मैं आप सबको बता चुका हूँ, V = μ0 अपान 2π × I/R, ठीक है। ये अनंत लंबाई के चालक तार के द्वारा, कोई अनंत लंबाई का अगर ऐसे आपका चालक तार है, इसमें अगर I धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है, तो इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ठीक है। ये आपको निकालना है। दूसरा निकालना है, अगर कोई धारावाही प्रणालिका, अब धारावाही प्रणालिका आप सबको पता है क्या होता है। अगर कोई हमारा ये प्लास्टिक के, मतलब ये कुचालक पदार्थ का होना चाहिए। सिंपल सी बात जानो कि ये बेलन जो है आपका कुचालक पदार्थ का होना चाहिए। आप कांच का भी कागज का भी ले सकते हो या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर तार लपेट दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर तार लपेट दिया जाता है, तो ये हमारा बन जाता है धारावाही प्रणालिका, ठीक है। धारावाही प्रणालिका यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलेनाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोलेनाइड। अब सोलेनाइड के, ठीक है, अब इस सोलेनाइड में अगर हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें I, तो I धारा प्रवाहित करने के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो होता है μ0 n I, ठीक है। केवल सोलेनाइड की वजह से, यानी कि धारावाही प्रणालिका के कारण इसके अक्ष पर ही हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। इसके अक्ष के अनुदिश, यानी इस रेखा पर आप कहीं पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहेंगे तो ये हमको इतना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा। लेकिन इसके अक्ष को छोड़कर अगर आप प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहेंगे तो बाहर जो है B का मान होता है कितना? कोई बताएगा हमें? बोलो। बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों? इसका सबसे सिंपल सा रीजन है कि अगर ये सूक्ष्म लंबाई हम ले लेते हैं इस चालक तार का, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इसके ठीक नीचे आ जाओ तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये इस डायरेक्शन में होगी। लंबाई हमने सूक्ष्म ले लिया, इसकी भी लंबाई dl ले लिया, इसकी भी लंबाई dl ले लिया, तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, यानी कि परिमाण में दोनों बराबर हो गए, दिशा में विपरीत, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके हर एक सूक्ष्म अवयव के कारण जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। बात स्पष्ट और क्लियर हो गया? चलिए, तो अब सबसे पहले इसका प्रूफ करके देखा जाए, ठीक है। किसकी सहायता से? इसका प्रूफ तो हम लोग वैसे भी कर ही चुके हैं, लेकिन इस बार हमें प्रूफ करना है इस नियम का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा कोई चालक तार है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है। माना कोई, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लो, अनंत लंबाई के चालक तार में I धारा या धारा प्रवाहित होने के कारण धारा प्रवाहित होने के कारण
तार से r दूरी पर। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है, की तीव्रता, ये हो गई हेडिंग। अब देखो, माना कोई चालक तार, इसको कोई नाम दे दो A B, ठीक है। माना कोई चालक तार AB जिसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें I धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो अब अगर गॉस की प्रमेय यहां पे होती तो इसको कवर करता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते, लेकिन है एम्पियर का परपथीय नियम, तो इसको कवर करता हुआ एक आपका काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, जिस काल्पनिक पृष्ठ में ये पॉइंट आपका आ जाए। तो ऐसा एक पॉइंट खींच लेते हैं हम, और ये किस में आएगा, एक सर्किल में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया, ठीक है। अब देखो, इस काल्पनिक पृष्ठ में जो आपकी तार है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परपथीय नियम कहता है कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्लोज्ड कर्व B.dl, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, μ0 I, कितना होता है, μ0 I, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर, क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ये है एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है। बात यहां तक क्लियर। अब आगे देखो, मान लिया यहां पर सूक्ष्म लंबाई dl, ठीक है, और यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और सूक्ष्म लंबाई dl के बीच में जो कोण बनेगा थीटा, वो बनेगा 0 अंश। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। ये आपकी dl लंबाई, इस पर स्पर्श करती हुई आप रेखा खींचो तो ये इधर, और यहाँ पे अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे तो वो भी इसी साइड, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का मान क्या हो गया, 0। और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन, बीच में डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका B.dl cos 0, और cos 0 का मान होता कितना है, μ0 I। cos 0 का मान होता कितना है, 1, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उतना ही रहेगा। तो ये फाइनली कितना मिल गया, B.dl इक्वल टू μ0 I, ठीक है। यहां तक स्पष्ट। अब आगे देखो, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, ठीक है, B का मान, ये जो काल्पनिक आपका पृष्ठ है यानी कि जो सर्किल हमने खींचा, इसके हर एक बिंदु पर B का मान प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। यानी कहने का मतलब आपका b जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो b को ले लो बाहर और बाकी जो आपका वेरिएबल है यानी कि जो चर राशि है उसको रख दो अंदर। तो ये क्लोज, b आ गया आपका बाहर, अंदर बचा आपका dl, ठीक है, इक्वल टू म्यू 0 I। आप देखो समाकलन का मतलब होता है ये dl इस ऐसे छोटे पार्टों को हम क्या करें? जोड़ते जाएं। तो अब देखो ऐसे dl लंबाई अगर आप जोड़ते जाओगे तो आपको फाइनली पूरा मिलेगा क्या? ये dl लंबाई आप ऐसे जोड़ते जाओगे तो फाइनली आपको पूरा क्या मिलेगा? ये सर्किल मिलेगी जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। जिसकी त्रिज्या कितनी? स्मॉल r है। और ये पूरी लंबाई इस सर्किल की होगी कितनी? इसकी परिध यानी कि सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस यानी कि इसकी जो परिध है वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। तो इसका मान सिंस इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई r। अब यहाँ पे क्या करो? इसकी जगह पे 2 पाई r रख दो। तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू 0 I। ठीक है, हमें चाहिए मान b का, तो b को रखो इस साइड और 2 पाई r से इधर गुणा है तो दूसरी साइड भेज देंगे। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, चलो तो v इक्वल टू म्यू 0 I अपान नीचे आपका आ जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई r, ठीक है। तो यही जो है देखो आपका निकल गया, जो होता है वही इंटू आई बाई आर। ठीक है, और यही जो है अनंत लंबाई के चालकतार द्वारा, ठीक है, अनंत लंबाई के चालकतार में आई धारा प्रवाहित होने के कारण r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला है। ठीक है, तो आप चाहे फार्मूला वैसे डिराइव करिए या एम्पीयर के परपथीय नियम का यूज करके, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है वो ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे क्लासेस जो है लाइव चल रही है। ठीक है, डाउनलोड करके हमें शुभम सर को और सुधीर सर को आप लोग फॉलो कर लीजिए, जिससे हम लोगों की जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नोट कर लो, हम साइड हट जाते हैं, जल्दी नोट करो और फिर मिटाएं, आगे बढ़ें। हो गया नोट? बोलो। हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखो, जिन बच्चों का पीछे की क्लासेस छूट गई हैं, जिससे मान लो इस समय हम चौथे चैप्टर हैं पर पहुंचे हुए हैं, तो पहला दूसरा तीसरा जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या जिनका छूट गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 3rd तक, ठीक है, एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो, यानी एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर में समझा दूंगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, जो भी आपको क्लासेस मिल रही हैं उसको देखते जाइए और डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और जो भी डाउट हो उसको पूछते रहिए, चाहे यहाँ पे या फिर अनअकैडमी पर हम लाइव होते हैं वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट हो गया, मिटा दें इसे। अगला टॉपिक देखिए, धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग डालो, धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए इसके अक्ष पर, जैसे मान लीजिए इसमें भी एम्पीयर का परपथीय नियम लगाना है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है? एम्पीयर के परपथीय नियम का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये हो गई आपकी धारावाही परिनलिका जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इसमें आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? चलिए इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने
ऐसे समझ लो चाकू से काट दिया, ठीक है, ये इसके बीच का पार्ट। अब यहाँ पर हम कोई एक लंबाई ले लेते हैं, मान लेते हैं L लंबाई का हमने कोई चालक तार ले लिया, ठीक है, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें आपकी A B C D ये आयताकार एक हमने लूप ले लिया, ठीक है। अब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें I धारा प्रवाहित होने के कारण जो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा अक्ष पर, तो एम्पियर का परपथीय नियम अप्लाई करो, ठीक है। क्या करोगे, एम्पियर का परपथीय नियम अप्लाई करो। और एम्पियर का परपथीय नियम है क्या, इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर यानी कि A B C D A, तो A B C D A, ठीक है, ऐसे जाना है और फिर वापस यहाँ आ जाना है, पूरा क्लोज्ड कर्व चाहिए हमें। V डॉट DL इक्वल टू म्यू 0 I, ये होता है एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी छेड़खानी करनी है इधर करनी है। इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर A B C D कितने कितने पार्टों में है, इंटीग्रेशन A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A। मान लेते हैं इसकी लंबाई L, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी L, और इसकी जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं कितनी B मान लेते हैं, तो ये भी आपका L ही हो जाएगा, ये भी आपका B हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आयताकार लूप है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन A to B V DL प्लस इंटीग्रेशन B to C DL प्लस इंटीग्रेशन C to D B DL प्लस इंटीग्रेशन B DL D to A, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना है म्यू 0 I, ठीक। अब ध्यान से देखो, धारा की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इसी साइड होगी, अक्ष के अनुदिश ही होगी, ठीक है। तो दोनों के बीच कोण कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे B to C वाले में यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, धारा की दिशा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर 90 डिग्री, और यहाँ पर भी इसमें D to A वाले में थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। तो जहाँ जहाँ थीटा 90 डिग्री है क्या होता है, इंटीग्रेशन A to B B DL cos 0 प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos 0 की जगह क्या हो जाएगा cos 90, और जब cos 90 हो जाएगा तो इसका मान कितना 0, ठीक है। एक लाइन शॉर्ट कर दिए हैं, समझ में आया। देखो इसी तरीके से इसको ओपन करोगे तो लिखोगे B DL cos थीटा, और थीटा बराबर 90, cos 90 का मान होता है 0, तो वो लाइन मैंने शॉर्ट कर दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे ही लिख लो, इसमें भी CD इधर, इसमें भी थीटा का मान 0 डिग्री, तो ये हो गया CD B DL cos 0, और यहाँ पे भी थीटा का मान 90 डिग्री, तो ये भी हो गया हमारा कितना 0, कोई समस्या नहीं, ना ही कोई परेशानी। आगे यहाँ तक समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा B DL, और इधर देखो बाहर, अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है 0, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया 0, बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है, तो इसका मान कितना आएगा 0, ठीक है। तो सिर्फ आपका बचा ये, और बाकी सारे हो गए 0, ठीक है, बाकी सारे क्या हो गए 0। तो मिला क्या हमको, इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर ए बी V DL इक्वल टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट I, ठीक है। ये तो है किसमें DL लंबाई के कारण, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बोलो, अरे इसकी टोटल लंबाई और AB की लंबाई है कितनी L, तो BL इक्वल टू क्या मिला हमको म्यू 0 I, म्यू 0 I, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लो। म्यू 0 I नोट कर लो यहां तक, और इसके आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं बता रहा हूं, यहां तक नोट कर लो। हो गया। अब देखो यहां पे ये क्या चीज है I,
तो VL इक्वल टू म्यू जीरो गुणे I का मतलब क्या होता है, जो आपका पथ है, ठीक है, उसके द्वारा घिरी हुई पथ द्वारा घिरी हुई या घिरी कुल धारा, कुल धारा। अब ध्यान से देखो, यदि इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो कुल इसमें कितने फेरे हो जाएंगे, NL हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बोलो। यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो L लंबाई में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा एक फेरे में, ठीक है, तथा एक फेरे में बहने वाली धारा I है तो L लंबाई में बहने वाली कुल धारा, कुल कितने फेरे हो जाएंगे, तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल धारा जो कि L लंबाई में बह रहा है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो गई, n इंटू एल, कितनी हो गई, n इंटू एल, और गुणे एक फेरों में बहने वाली धारा, एक फेरों में बहने वाली धारा I गुणे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणे कुल लंबाई NL। तो फाइनली हमको मिला क्या, I बराबर NIL, ठीक है। अब इसका मान उठा के ये आप समीकरण नंबर इसको बना लो एक, इसी में रख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। I का मान उठा के यहाँ पे रख दो, इधर मिटा देते हैं, नहीं इधर हो जाएगा। तो I का मान समीकरण एक में रखने पर तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, V L इक्वल टू म्यू जीरो इंटू NIL। तो L से L आपका कैंसिल हो गया, V इक्वल टू कितना आ गया, म्यू जीरो NI, ठीक है। तो किसी अगर धारावाही प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें फेरों की संख्या n है तो उसकी वजह से उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, म्यू जीरो NI। बात यहाँ तक स्पष्ट समझ में आ गई, बोलो। किसी को कोई डाउट या कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, अगर कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर एक बार मैं बोलूँगा कि अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और उसमें सभी को, हमें, शुभम सर को, सुधीर सर को फॉलो कर लीजिए, जिससे हमारी अनअकैडमी पे जो भी लाइव क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैक्सिमम लोग, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग अनअकैडमी पे लाइव जो है वीडियो को देखा करिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा क्विक रिस्पांस है, ठीक है। आप तुरंत डाउट पूछेंगे, इधर से तुरंत आंसर भी मिल जाएगा करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम फोर्स करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अनअकैडमी पे आ जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम कमेंट रीड करते हैं, फिर अगले दिन वीडियो के द्वारा उसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड कर लीजिए, उसे लॉगिन कर लीजिए, ओके। और हाँ, इसको आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।